हमारे तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या कि अभी भी आगे जाने के चांसेस हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, इलेक्शन से लेके पाकिस्तान के फ्यूचर पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा, पार्लिमानी निज़ाम पर कई शक व शुबहात से लेकर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, माजी में भी, हाल में भी, क्या फ्यूचर में भी लगेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में वज़राए आज़म की नाअहली पर, यह कब तक सिलसिला चलता रहेगा। माजी में भी कई वज़राए आज़म नाअहल हो जाते हैं, अपना आइनी मुद्दा पूरा नहीं कर पाते, आखिर वजह क्या है। क्या अब आम आदमी का पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम से एतमाद कहीं उठता तो नहीं जा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पूरी दुनिया की सियासत से लेके कराची से कश्मीर से लेके इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। मशहूर मारूफ शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी कई अदवार मुल्की सियासत के देखे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है सैयद निसार अहमद शाह। बहुत शुक्रिया सर, सैयद निसार शाह, आपने टाइम दिया। शाह साहब, पहले तो एक बदकिस्मती है, आप मंझे हुए सियासतदान हैं। वजह क्या है कि हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, आइनी मुद्दा है 5 साल का, फिर हमारे वज़राए आज़म नाअहल अक्सर होते हुए हमने देखे हैं, ख्वाह वो बेटे की तनख्वाह ना लेने पर या अदलिया की तौहीन पर। तो वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन, आपने एक अहम मौजू पे आज बात की और आपका सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूर ने बनाया और जमहूर के नाम से और जमहूरियत के नाम से ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब इसमें आपने जैसे बात बताई कि ये मुद्दत क्यों पूरी नहीं होती, और ये मुद्दत ना पूरी होना ही हमारे पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें रुकावट है। और इस रुकावट को दूर करने के लिए हमारे बड़े बड़े सियासतदानों ने इस पर कोशिश भी की और अपना मौक़िफ़ भी दिया, और उसमें लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई, जिस पर आज पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत कमज़ोर हुई और जमहूरियत की कमज़ोरी पर हम बहुत पीछे चले गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और पाकिस्तान मजबूत तब होगा अवाम खुशहाल होगी। अवाम की खुशहाली जमहूरियत में है, और पाकिस्तान की लीडरान को, जितने भी लीडरान हैं, इस पर हम सबको, तमाम हमारे लीडरान जैसे हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत के लिए अपनी 3 हुकूमतों की कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने 3 हुकूमतों में ये कुर्बानी इस बात भी दी कि हम जमहूर हैं और इस अवाम के ज़रिए हम पार्लियामेंट में आते हैं, और इस पार्लियामेंट में अगर जो भी फैसले होते हैं वो फैसले सारे जो हैं वो जमहूर के नाम से अवाम के हक में होने चाहिए, क्योंकि अवाम अगर जहाँ होगी, अवाम की बका जहाँ होगी, वहाँ पर जमहूरियत का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में अगर जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अगर अपनी मुद्दत पूरी नहीं की तो मुल्क का नुकसान हुआ है। मैं नहीं समझता कि किसी फर्द का नुकसान हुआ है। तो वजह क्या है ना कि या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो जमहूरियत के राग अलापने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, बुरा नहीं मानिएगा, इंक्लूडिंग योर पार्टी, आपकी पार्टी PMLN या पीपल्स पार्टी, आप सबसे बड़े जमहूरियत के अमीन और चैंपियन बनते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां। ऐसा तो नहीं है कि वो जो जमहूरियत का मुंतखब नुमाइंदा, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठने के बाद वो खुद को कोई फ्रॉन या वन मैन आर्मी कहें या एक डिक्टेटर कहें बन जाता है, उसी वजह से नाअहल हुआ जाता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि आप देखें ना, एक पाकिस्तान की स्टोरी है, उस पर मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल किसी लीडर ने इस तरीके से अमल किया हो। ज़रूर गलतियां होती हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, हुकूमत करते हुए गलतियां ज़रूर होंगी, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि वो कोई फ़िरौन बन रहा था या वो कोई डिक्टेटर बन रहा था। ज़रूर उसकी पॉलिटिकल गलतियां होती हैं जिसके ऊपर वो नुकसान में आ जाते हैं, और उसका फ़ायदा
डिक्टेटर को होता है। अब लाजम बात है, अगर इस पर हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हर वक्त ये इख्तलाफ किया और उसने पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को बुला के मिसाकी जमहूरियत भी किया। उसमें मिसाकी जमहूरियत करने का मकसद ये था कि हम तमाम इदारे अपने डोमेन में काम करें, पॉलिटिकल लोग अपने डोमेन में काम करें, सियासतदान अपने डोमेन में काम करें और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मेरे ख्याल से आज ये साबित हुआ, हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो आज आपके सामने है कि जितने भी अगर उन्होंने जिस चीज़ों से इख्तलाफ किया तो आज वो चीज़ आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो हालात बने और वो हमारे आर्मी चीफ जो साबका गए हैं कमर बाजवा साहब ने भी इसका इतराफ़ किया कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रही और उस इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो अगर कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर इदारे अपने डोमेन में काम करें, तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें, तो मैं नहीं समझता कि किसी को वक्त से पहले उन नाहिल किया जाए या वक्त से पहले आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब, आपने अभी जिक्र कर दिया साबिक चीफ का कमर जावेद बाजवा साहब का। अभी अख्तर मेंगल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पीटीआई की हुकूमत गिराने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का हाथ था और पीडीएम को इक़्तिदार देने में भी उनका हाथ था। देखिए, बात ये नहीं है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने देखें और अख्तर मेंगल आपके साबका इत्तेहादी? नहीं, बिल्कुल हमारा साबका इत्तेहादी रहा। पीडीएम की जो हमारी हुकूमत थी 16 महीने 14-15 महीने की जो हुकूमत थी उसमें हमारा हिस्सा थे। देखें, बात यह है कि उनके बात को समझने में मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन होगी। बात यह है कि वो बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, बाजवा साहब ने अगर तकरीर की थी तो ये तकरीर तो जाती हुई की थी ना। तो उस वक़्त ये चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि हमने कुछ चीज़ें की जिसके ऊपर पीडीएम की हुकूमत जो बनी थी वो जमहूरी तरीके से बनी थी। वो एक इक़्तिदार की जो असम्बली में आपका वो तो आप लोगों ने तो बड़ा आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया ना, हमने बाल की तरह किसी को उतार के बाल तो नहीं फेंका, कानूनी और आईनी तरीके से। देखिए, आईनी थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा साथ दिया। मतलब उस वक्त के हिसाब से जो पार्लियामेंट्रियन थे उनका साथ दिया। उसमें आपने बताया ना उसमें क्या बुरा हुआ ना शाह साहब के कॉल्स पाकिस्तान की सियासत में आना कि भाई इधर नहीं जरा इधर आ जाए। देखिए, मैं बताऊं, अगर मुल्क में किसी भी मामले में मुल्क नहीं चल रहा, डिफॉल्ट होने जा रहा है और डिफॉल्ट होने के लिए इसी असेंबली में अगर आप चेंजिंग करें तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बुराई है। अगर आइंदा भी असेंबली बनती है उसमें अदम एतमाद होता है। अदम एतमाद तो आपका आईनी हक है ना, आप इसको कैसे मना कर सकते हैं? उसमें किसी का मैं नहीं समझता। हाँ, ये बताए ना, उसमें अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी वो उस वक्त उस तरफ थी, बैठी हुई थी उस बेंचों पे, वो उस बेंचों पे आ गई। अख्तर मेंगल साहब उस बेंचों पे थे, इस बेंचों पे आ गए, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं हुई। उन्होंने देखा कि भाई ये नहीं चल पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो मैं समझता हूँ उनका फैसला गलत नहीं था। वो इसलिए गलत नहीं था कि आपने 16 महीने में माह में देखा कि मुल्क को आपने डिफॉल्ट से बचाया, आपने IMF से जो वायदे किए या फिर आपने तोड़े, उसके ऊपर आपका मुल्क कहाँ गया? आपके दोस्त ममालिक आपसे दूर हो गए। तो इसके ऊपर आपके जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने काबीना के साथ मिलकर जो मेहनत की, उसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी थी, फजल रहमान की GUI भी थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी और बेंगल साहब भी थे। तमाम पार्टियां जो PDM की थी, कुछ PTM के साथ अलावा भी थी, तो उन सब ने मिल के मेहनत की और इस मुल्क को एक डगर पे ले आए और डगर पे खड़े किया। उसके बाद आपका इलेक्शन का जो आज अनाउंसमेंट हो रही है, ये आपका निगरान हुकूमत बनी है, तो एक तरीकाकार से बनी है ना। आपका मतलब टाइम पूरा हुआ, आपने टाइम के अंदर डिसॉल्व किया, डिसॉल्व कर निगरान हुकूमत बनी। निगरान हुकूमत आज आपके अगर इलेक्शन की पे जा रही है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है और जमहूरियत कहीं फल फूल रही है तो कोई वो कहते हैं ना हर्ज नहीं होगा। मुसलसल जमहूरी अदवार आते जा रहे हैं और मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ, बेहतरी की तरफ गामजन है। आपको याद होगा साबिका हुकूमत में PTI के अदवार में एक बात हर आम आदमी के ज़बान तक आ चुकी थी कि PTI 2035 तक यही है और मुल्क में शायद सदारती निज़ाम आएगा। तो क्या वाकई ऐसा कुछ था उस वक्त? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था और हमारे पार्टी ने हमें तो देखो ना ऑफरें भी हुई थी, उस टाइम पे भी हुई थी कि आप प्राइम मिनिस्टर दे दें, अपनी पार्टी से दे दें शहबाज शरीफ का नाम, लेकिन हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने
क्लियर ही मैसेज दिया था कि मैं जमूर के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं करूंगा जो मेरे साथ हुआ है। आप इलेक्शन में जाएं या फिर आप यानी मतलब इस्तीफा दें, असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन में जाएं। इस पर हमारी बात चलती रही, जिसके ऊपर ये चीज इत्तेफाक नहीं कर पा रही थी कि भाई अगर इलेक्शन में जाएंगे, इस वक्त मौका नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है, तो इसलिए ये जो ना अदम एतमाद का हुआ। अदम एतमाद के बाद भी हमने 4 इलेक्शन का प्लान किया था। पार्टी जो कि 2035 तक बैठने के लिए पर तोड़ रही थी, उनकी हुकूमत भी थी, और फिर वो सदारती निज़ाम की बातें आना शुरू हो गई कि चेयरमैन पीटीआई पार्लिमानी निज़ाम को लपेट के खुद सदर बन के बैठ जाएंगे और फिर उनको हटाना एक बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए, मैं ये वजह तो नहीं थी अदम एतमाद लाने की। देखिए, मैं तो ये समझूंगा ना कि ये जो बात आपने की है, ये बाद में भी कोई शक नहीं है, उनके इरादे तो बड़े नेक थे, बड़े नेक थे अपने लिए। अच्छा। अवाम के लिए नहीं नेक नहीं थे। हम तो अवाम के लिए बात कर रहे हैं ना। उसके अपने इरादे थे कि जी मैं कुछ ऐसा करूंगा, कुछ किसी को जनरल के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा, वो हो जाएगा, फिर आगे जाके जी 28 तक तो कोई पूछे नहीं। 28 से पहले पहले सदारती कोई निज़ाम की भी बातें हो रही थी, कुछ प्लानिंग तो जरूर ऐसी थी जिसके ऊपर, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उस बात पे मामला था कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, और उस डिफॉल्ट के मामले में हमारी पार्टी ने फिर फैसला किया कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, और हम जो है ना असेंबली के जरिए जो चेयरमैन पीटीआई का एक इल्जाम साबिक जनरल पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैंने, चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं, मैंने जब पकड़ धकड़ की थी और सब केसेस मंतकी अंजाम तक आ गए थे, आपको याद होगा नैब कवानीन के तहत बहुत सारी पॉलिटिकल रहनुमा जेलों में थे, फिर मुझे बाजवा साहब ने कहा आप ये छोड़ें, आप मईशत दुरुस्त करें। वहां से नाराजगी सिलसिला शुरू हुआ और फिर मेरी हुकूमत गई। देखिए, ये तो उनके दोनों की बात है ना। अगर मईशत तबाह हो रही है और आप लोगों को पकड़ रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये तो आज भी मौजूद है, आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। आज भी जो जेलों में जाना कोई मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, और जेल तो पॉलिटिकल का दूसरा घर होता है। तो मैं समझता हूँ कि मईशत के ऊपर अगर उस वक्त के जनरल ने भी बात की थी, तो कोई बुरी बात तो नहीं की कि आप बिजनेस पे जाएं, आप मईशत को संभालें, आप किसी और कामों में लगे। अमेरिका में आप तकरीर कर रहे हैं कि जी वो एयर कंडीशन निकाल दूंगा, तो मैं कमरा ऐसा कर दूंगा, आज वो अपने लिए कमरा छोटा पड़ रहा है, दीवारें तोड़ रहे हैं। तो मतलब देखे ना, हम मुल्क की मैशियत की बात करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, जिस पर हम हर पार्टी से बात करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब से भी उस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई है, और उससे भी बात की, कितनी दफ़ा शहबाज शरीफ ने उनको ऑफर की, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने भी ऑफर की थी, उसके बेटे ने बिलावल ने भी बात की थी। तो मतलब मैं समझता हूं कि तमाम पार्टियों ने इस पे बात की थी कि आप मुल्क को आगे ले जाएं, जिस पर मुल्क में अगर किसी चीज़ की हमें जो हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ लेकिन आप सिलेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन हम आपको इलेक्टेड नहीं समझते, लेकिन मुल्क के लिए हम आपके साथ हैं। सिलेक्टेड की आपने बात कर दिया ना शाह साहब, देखें अब वो लग रहा है ना कि अब आप फंस गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। फिर कादिर पटेल ने भी कल कहा है कि ये तो सिलेक्ट होकर आ गए, और अल्लाह करे कि मियाँ साहब की तबीयत बेहतर रहे, फिर ना चले जाएं, जहाज़ तो तैयार होता है उनका। तो अब ये तनकीद के जो निश्तर हैं आप पर चलना शुरू हो गए, कहीं वाकई नवाज शरीफ साहब 100% सिलेक्ट होकर आ गए? देखें, जरदारी साहब बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, हाँ, और एक हमारे बुजुर्ग रहनुमा भी हैं, और ये जो बात वो कह रहे हैं उनकी उम्र का तकाजा है। अच्छा, उम्र का तकाजा है, तो इस पे हम उससे उसकी ना इज्जत करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि वो आप ये बताएं कि अब आप ये खुद ही बता दें कि क्या उसको ये पता लग गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन रहे हैं? मुमकिन है, तो उसको जब पता लगा तो बन गए। अच्छा। इसलिए कि जब आवाम जब उसको चाह रही है, आपने ये जो सैलाब देखा, हाँ, आपने जब मीनारे पाकिस्तान पे सैलाब देखा, तो आपको तो लग रहा है कि वो आ रहा है। देखे ना, आवाम जमूर पूरे पाकिस्तान से जमूर आया था, पूरे पाकिस्तान से आवाम आई थी, रोडों पे जगह नहीं थी, रास्ते ब्लॉक थे, केपीके के जो हमारे अमीर मकाम साहब के काफिले नहीं पहुंचे थे, सिंध से हमारी जो ट्रेनें थी वो पहुंची थी, जो बसें थी वो नहीं पहुंच सकी थी। इस तरीके से बलूचिस्तान से तो ये तो मैं समझता हूं कि ये आवाम थी जो मीनारे पाकिस्तान भी थी। तो आखिर एक बड़े सियासतदान, मैं समझता हूँ बिलावल आसिफ जरदारी साहब बड़े सियासतदान, आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी तेज है, उन्होंने देखा कि इतनी आवाम आ गई तो बस बन गया प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बनने दूंगा, तो मुमकिन है कि साबिक सदर ने जैसे पहले कहा था कि ये आप डराओ नहीं नैब वेब से।
तो कहीं ये वाले देखिए बात यह है कि उसका हक है कि वो कि नहीं बनने दूंगा, मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से वो मामला चला के आपके इस ख्वाब को पूरा ना होने में किरदार अदा करें। देखें मैं बताऊं आपको कि जरदारी साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उसकी बात से मैं इख्तलाफ भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि ये एक जमहूर पूरा पाकिस्तान उम्मीद की किरण और उम्मीद पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जब आए और उस हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब होंगे। देखिए बात यह है कि ये तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में, और इसमें इंशाल्लाह केपीके, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब ये सारे इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी की मतलब ये कि ज़रूरत हो। और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी हुकूमत बनाएंगे और इत्तेहादी उस वक़्त के इत्तेहादी अगर कोई ज़रूरत हमें पड़े या पड़ेगी तो उस वक़्त देखा जाएगा कि हमें या किसकी ज़रूरत है या किसकी नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अवाम ने उसको बनाना है, अवाम ने उसको वोट देना है और अवाम ने अपना फैसला 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पे सुना दी है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क में हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि होने चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक इदारा जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका ये डोमेन है और वो अगर प्रेसिडेंट के पास गए हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना तो चाहिए भी नहीं था, ये फैसला तो इधर होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन पावरफुल होना चाहिए। अगर वो इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख का टाइम दिया और उन्होंने 8 तारीख कर दी, 3 दिन से कोई इशू नहीं है, वो एक फैसला हो गया। मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन, और इस मुल्क का बका भी इलेक्शन में है और इलेक्शन की अहमियत भी है और ज़रूरत भी है। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में हैं और वो वक्तन बवक्तन जेल में सहूलतों के फुकदान का जिक्र करते रहते हैं उनके वकला तक कि मुझे अभी भी घर से खाना नहीं आता। तो क्या सियासत में हर चीज़ मुमकिन है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात के लिए जेल में जा सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अपने जलसे में उन्होंने अल्लाह पे छोड़ देने वाली बड़ी बातें की। तो रिवेंज पॉलिटिक्स को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर चेयरमैन पीटीआई ने जाने या अनजाने में पकड़ धकड़ की, आपके साथ नारवा सलूक रहा, आप गले लगा लें। देखिए पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कहा है कि मैं अपने ज़ाती रंजिशें, ज़ाती इंतकाम, मैं उन्होंने उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त में भी ये बात कही थी और उन्होंने कोई ज़ाती परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए भी कोई ज़ाती अपनी पूरी हुकूमत में उसकी कोई ज़ाती मामला नहीं किया था। आइन तोड़ने का जो केस था उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई आइन पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान में कुछ केस ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई के हैं, तो अगर वो केसेस बन चुके हैं वो, और मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस बने हैं, सनाउल्लाह के ऊपर बने हैं, हमारी बड़ी लाइन है ये, मतलब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, मरीम नवाज, देखें ना मरीम नवाज एक लेडी को आपने मतलब किस तरीके से किस छोटे से कमरे में रखा, उसका वॉशरूम भी ओपन रखा। देखें ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और उसने मीनार पाकिस्तान पे क्लियर पाकिस्तान की बका के लिए ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी ज़ाती और अपनी ज़ाती उसमें नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान के लिए सब माफ़ कर देता हूं। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात आपको कौन सा कायद या पाकिस्तान का पॉलिटिकल कोई शख्स कह सकता है जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिन्होंने ये कह भी दिया और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो पाकिस्तान जिस डगर पे खड़ा था, जिस डगर पे था, ये अगर 16 महीने में मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब की भी उनमें मेहनत थी, अपने लोगों से कंटेक्ट में रहे और तमाम चीज़ों के अपने तजुर्बात के कंटेक्ट में रहे, दोस्त ममालिक से रहे, उसके बाद अगर इस जगह पर आया, इस जगह से अपनी जगह तक पहुँचाने में उन्होंने तमाम अपनी ज़ाती इंतकामी चीज़ों से दरगुजर कर बात की और पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, इस बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार दिलाना है और इस मुल्क में जो ख़राबियाँ हैं उसको ठीक करना है। मैं समझता हूँ जिसके ऊपर हम सबको यकीन करना चाहिए। और ये मिलने वाली बात है, जेल में जाके तो कोई किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनी गाला में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिले थे उनसे जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम 13 में। नहीं, अभी
अब सुनिएगा ना, उस इलेक्शन वक्त करीब है, मिले थे, मुमकिन है कि चेयरमैन उनसे पीटीआई मिलने बाहर गए ना आ थे, पाए। उनसे मिलने गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, और अगर वो जेल से बाहर आते हैं, अगर किसी की भी तबीयत खराब हो तो मोहम्मद नवाज शरीफ का तो ये बहुत बड़ा एक वो है कि वो हर एक घर भी जाते हैं, फातिया में भी बेनज़ीर जाते हैं, साहबा के भी ताज़ियत गए उनके भी थे, गए हाँ, थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई जाती दुश्मनी नहीं है, उनकी ज्यादती है। उन्होंने तो जब 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पे तमाम के लिए ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को सियासत ही रहने दिया जाए, जातियत और जाति दुश्मनियों पे नहीं होना चाहिए, और इसको जाति चीज़ों में जिन्होंने इस्तेमाल किया, अगर चेयरमैन पीटीआई ने किए तो अपना नुकसान किया ठीक है। और अपने कारकुन को आज तबाह बर्बाद कर दिया तो वो अपना नुकसान किए। पाकिस्तान का नुकसान तो उन्होंने कर ही दिया, लेकिन साथ साथ अपना घर भी तबाह कर दिया। तो उसको सियासत सीखनी चाहिए, अब भी सीखनी चाहिए। अब भी जेल में हो सकता है कि वो कुछ इस पे कोर्स करें और कुछ सीखें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। कोई भी लीडर अगर अच्छा सियासतदान बनता है तो पाकिस्तान की तरक्की है। इस सिलसिले को क्या ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए पाकिस्तान की सियासत से? आपको याद होगा कि उस वक्त के होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब अक्सर कहा करते थे कि शीन लीग निकलेगी। उनका इशारा, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में हुआ करते थे, कि वो अनकरीब ऐलान करेंगे कि मेरा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और PMLN से ताल्लुक़ नहीं है और अब मैं शीन लीग का धड़ा बनाने जा रहा हूँ। फिर हमने देखा कि उल्टी गंगा बहने शुरू हो गई। अब PTI से PTI पार्लियामेंटेरियन भी निकल रही है, इस्तेकाम पार्टी भी निकल रही है। तो इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, हमारी पार्टी जमहूरियत कमज़ोर नहीं हो रही है ऐसे? नून जो है उससे एक बड़ी कोशिश हुई है कि उससे शीन निकले, मीम निकले। लेकिन देखें, आपने ये भी देखा कि हमारे जितने लोगों के साथ, जैसे राना सनाउल्लाह पे फांसी घाट में रखा गया उनको, और इस तरीके से एहसन इकबाल को एक ग्राउंड बनाने पे उसको क्या सजाएं दी गई, वो भी फेक हो गया, झूठा हो गया केस। और देखे ना, मैं बताऊं आप सारे देखे ना, आप ये बताएं ना कि मरीम नवाज साहबा को, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जहाज में बेटी के साथ किस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कोशिश हुई, लेकिन शीन से मीम नहीं निकला। और ये जो आपने अभी बताया कि जी PTI से ये तहरीक वो के जो पार्टियां हैं, इस्तेकाम पार्टी, फलां पार्टी, तो मैं नहीं समझता कि PTI वो पार्टी थी। ये तो आए हुए लोग थे, किसी ने लाए हुए लोग थे, किसी के भेजे हुए लोग थे, वापस अपने घोंसलों में चले गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम लीग एक पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है और बहुत मजबूत पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। तो उस पे उसके साथ आप PTI को मेरे ख्याल से वो करना अच्छा, ये मुनासिब नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान का फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? जहांगीर तरीन, अलीम खान, बड़े बड़े नाम, एक नई पार्टी, एक नया जत्था पंजाब में, उनको कुछ नशिस्तें मिलती भी नज़र आ रही हैं आपको? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर वो पार्टी अपनी कोई बनाए, अपनी पार्टी जैसे बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी बनाए, फिर अवाम में जाएगी। कर रहे हैं सर, पार्टी बन गई। मैं कह रहा हूँ पार्टी इसी से बनती है ना, वो मेहनत करे। कुछ पहले तो वो जहाज लेके घूम रहा था, तो वो मेहनत उनकी राय का चली गई। अब जो पार्टी अगर वो जमीन पे कुछ काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि कुछ शायद उनको 2-4 सीटें मिल जाएं। चले अब आते हैं, हम जरा सिंध में आते हैं ना, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। सिंध की सियासत में नून लीग क्या पीपल्स पार्टी के आगे कॉम्प्रोमाइज अभी भी रहेगी? देखें, हमने पहले भी कॉम्प्रोमाइज की, कोई ऐसी बात नहीं कि सियासी हमारी नहीं, बहुत सारे जरूरतें होती हैं। आपके लोग ही नहीं खड़े होते यहाँ पे, आपकी नशिस्तें नहीं हैं अभी सिंध में। नहीं देखें, ये ऐसा भी नहीं है, ये ज्यादती है। हमारे यहाँ नशिस्तें हमारे महीने रहे हैं, पहले मैं आपको गिनवा दूँ। अभी की मैं 18 अभी क्या, अब 18 में आप हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि 18 में हमने कोई नशिस्तें, हमारे शहबाज शरीफ साहब जीते हुए हरा दिया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ से जीते हुए उनको हरा दिया, अली दीदी को जितवाया, वहाँ से वावडा को जिताया, उसके बाद वो केस लगा, उसके बाद जो हाल हुआ आपके सामने, और कितने नाम मैं आपको बताएं MP हमारे जीते हुए थे। तो वैसी बात नहीं है कि आप कराची में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ा काम किया है और कराची के लोग बड़ा प्यार करते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे शहर हैदराबाद से लेके मीरपुर खास, बदीन, सक्कर, नवाबशाह, देखिए बिल्कुल किए। वहाँ भी आप देखें ना, डाकू राज था जिसके ऊपर 92 में उस पर ऑपरेशन किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, अमन दिया, वहाँ के लोगों को इज्जतें दी, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको क्रिएट किया, हाईवेज बनाई, आपके बिजली का मसला हल किया, आपके मोटरवे बनाई। मोटरवे क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ पंजाब में तो नहीं बनाई ना, उन्होंने सक्कर तक भी मोटरवे बनाई, फिर उसके बाद हैदराबाद तक, हैदराबाद से कराची तक मोटरवे बनाई, मजीद अब बना रहे हैं, लेयर एक्सप्रेस का बनाया, आपके बहुत काम किए उन्होंने, K4 का उन्होंने मंसूबा रखा। आपकी पार्टी मुत्तहिद है
और आगे का क्या फ्यूचर है? सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब दौरा करेंगे सिंध का? बिल्कुल, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, बल्कि कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान का भी दौरा करेंगे। अभी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शेड्यूल बहुत ज़्यादा सख्त है और इस टाइम पे उसके पूरे पाकिस्तान से उनसे मिलने के लिए जो ना लोग बेताब हैं। हमारे लीडरान नंबरों में मतलब इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भाई किस टाइम अच्छा, हमारा क्यों लगी हुई है? लाइन लगी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि हमारे लीडर देखे ना, वो पाकिस्तान की उम्मीद है और पाकिस्तान की उम्मीद जब आए हैं तो वो इस वक्त हमारे सारे लोग ये चाहते हैं हम उनके साथ मिलकर काम करें और इस पाकिस्तान की खिदमत करें। तो सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी, शाह मोहम्मद शाह साहब हमारे सिंध के सदर हैं और अभी हमारी जो कमेटी बनी थी उसमें वेलकमी कमेटी थी हमारी, उसमें हमारे बशीर मेमन साहब को चीफ नज़र बनाया था और आपने देखा कि ट्रेनों के आगे लोग लेट रहे थे कि ट्रेनों में जगह नहीं थी। हमारी कराची से ट्रेनें 6 घंटे लेट हो गई थी और वो जो हर स्टेशन पे लोग ट्रेनों के आगे, ट्रेनों के अंदर जगह नहीं थी। फिर हमने स्पेशल भुगियाँ लगवाई, उसके बावजूद नहीं हो सका। फिर उसके बाद जो है ना अंदरूनी इंटीरियर सिंध से हमारी जो है ना बसें करनी पड़ी हमें सक्कर से। और तो ये आपको नज़र नहीं आया कि सिंध में कितने मोहब्बत करने वाले हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से? सिंध के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और उनको ये मालूम है कि कराची का अमन किसने दिया। ये कराची का अमन, अगर कराची में अमन होता है तो पूरे पाकिस्तान में अमन होता है। का जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो इत्तेहाद माजी में बना है, गालबन अभी भी बनने जा रहा है, तो उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं आप या होंगे? देखें, मैं बताऊं, पॉलिटिकल लोगों का, सियासी लोगों का वक्त के साथ फैसले होते हैं। अब अगर देखें, हम देखते हैं कि अगर हमारी इत्तेहाद किसी भी ज़रूरत, किसी भी सूबे में हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे एक इलेक्शन कमेटी के हमारे इसाक डार साहब उसके चेयरमैन बन चुके हैं और सर हमारी कमेटियाँ होती हैं जिस पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट हैं, तो एहसन इकबाल हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एक सिस्टम है हमारा कि उसके अंदर हमें कहाँ जिस से इत्तेहाद करना है, किस से इत्तेहाद नहीं करना है और किसके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है या किसके साथ इत्तेहाद करना है। तो ये इलेक्शनों का तरीक़ाकार है, हर इलेक्शन में जो है ना इस तरीके से होते हैं। अब जैसे कि कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कायद मोहतरम से उनका टाइम है, मुलाकात करेगी, तो वो भी कराची की एक पार्टी है, कराची हैदराबाद में उनका, और नवाब शाह और नौजवानों को पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम में, पाकिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली में नए चेहरों का आना हर पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा तकारीर करते हैं कि हम यंग चेहरे लाएंगे, नौजवान लाएंगे, लेकिन देखा ये गया है कि एक ही साहब हैं, वो चौथी बार पार्लियामेंट में आए, 8वीं बार पार्लियामेंट में आए, 10वीं बार पार्लियामेंट में आए। तो शाह साहब ऐसे नौजवान कब आएंगे पार्लियामेंट में? देखिए, हम सबसे पहले यूथ पे हमने काम किया था और उसमें एहसन इकबाल साहब ने बड़ा काम किया था और यूथ को हमने मतलब पार्लियामेंट्रीन यूथ के लिए और इस तरीके से बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आगे 18 में जो हमारे पार्टी टिकट थे वो अक्सरियत नौजवानों के थे। लेकिन ये आप ना कहना कि अब कुछ पॉलिटिकल अगर किसी उम्र के हिसाब से कोई ज़्यादा है तो उनको आप बिल्कुल किक आउट कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये कि पॉलिटिकल हमारे पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे यंगर से और यूथ है जो आगे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी कि वो अब टिकट पहले भी लिए थे और जीते भी थे। हमारे पंजाब से भी बड़े लोग जो है ना, आपने टीवी पे देखा भी होगा, आपके प्रोग्रामों में भी देखा होगा, माशाल्लाह यूथ के बड़े हमारे मतलब यंगर्स बहुत ज़्यादा एमपीए भी हैं और एमएनए भी हैं। तो इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता वो जगह पूर्ण करेंगे और इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे। पाकिस्तान की क़यादत इंशाल्लाह यूथ के हाथ में जाएगी और इंशाल्लाह। लेकिन आज वक्त की भी ज़रूरत है कि आपको मंजिल सियासतदानों की भी ज़रूरत है, कुछ तजुर्बेकार लोगों की भी ज़रूरत है। तो एकदम आप एकदम नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब तरीक़ेकार के मुताबिक आप अपने यूथ को आगे ला सकते हैं, लाएंगे। जैसे आपने पहले उसको बल्दियाती हिसाब से किया, फिर सूबाई है, फिर से कौमी में, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारी पार्टी इस पर बिल्कुल गौर भी कर रही है और काम भी कर रही है। इस्तेकाम लास्ट में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मैं उस दिन जलसा देख रहा था, तो वहाँ के उनके जो लीडरान हैं वो कह रहे थे कि हम आएंगे इक़्तिदार में तो 300 यूनिट बिजली चलाने वाले को बिजली मुफ्त देंगे, हम मोटरसाइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल मुफ्त देंगे। अब ये वो कहते हैं ना, टाइम आ गया है बड़े बड़े दावे वादे करने का। क्या वाकई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ अब जाएगा? अब वाकई आम आदमी को मोटरसाइकिल मिलेगी, रोज़गार मिलेगा,
उनके कारोबार अच्छे होंगे, अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस कंट्रोल में होंगी। ये होता हुआ इतना आसान नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये आज वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपनी एक मंशूर है। अगर वो मोटरसाइकिल की बात करती है तो हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ ने येलो कैप दिया था आपके सामने की बात, इस बेरोजगारों को येलो कैप दिया था। तो इस तरीके से पंजाब में भी अभी अब लास्ट 13 में भी आपने देखा कि हमने उसमें भी व्हीकल्स दिए थे। और ये ऐसा नहीं है कि रोजगार की अपने लैपटॉप दिया, और एजुकेशन में आपके बहुत ज़्यादा हमारे शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर आज मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इस जो आवाम है इसको आप मोटरसाइकिल ना दें, इसको कारें दें। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये मोटरसाइकिल का नहीं है, कोई कारें दें, इनको कोई एजुकेशन में बहुत आगे पहुँचाएँ। आप मोटरसाइकिल पर वापस ला रहे हैं, जो सबसे छोटी सवारी है। हम तो बड़ी सवारी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बड़ी सवारी मिले, और हर जो घर में पढ़े लिखा निकले और पढ़ा लिखा बंदा आगे है, इस पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालें। आगे आपका पॉइंट, वक्त कब बदल जाता है ये किसी को पता नहीं होता। हमें याद है शीन लीग निकलने के दावे किए जाते थे, उस वक्त की हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके किसी सियासतदान को न बख्शा, न किसी बिजनेसमैन को बख्शा। बहुत सारे लोग एहतसाब की जद में आ गए थे। तब शिकवा किया जाता था, मीडिया कह रहा था कि शक की बुनियाद पर आप किसी मोअज़्ज़िज़ आदमी को उठा के बंद कर देंगे, फिर 2 माह बाद उसको आप बोलेंगे कि नहीं यार आप बेगुनाह हैं, तो उसकी इज्जत कौन लौटाएगा, उसके साथ कारोबार कौन करेगा, उसके साथ रिश्तेदारी कौन करेगा। उस पर आपने चोर का टीका लगा दिया। फिर हमने देखा कि शीन लीग ना निकली, ना लोग बिके, लेकिन आज पीटीआई के लोग बिखर गए। आज उसकी पार्टी में से कई पार्टियां निकलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ के लोग अपने मंशूर, अपनी पार्टी, अपने कायद के साथ सिंसियर रहे। उन पे जबर हुआ, उनको जेलों में डाला गया, उनके यहाँ हलाकतें हुई, उनके यहाँ कई मैयतें हुई, वो न टूटे, ना शीन लीग निकली, ना कोई और पार्टी बनी, ना कोई लोग बिके, आपके कई लोग बिखर गए। इसका मतलब ये है कि आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी, नून लीग की सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं थी। नून लीग के मंशूर और नून लीग की वफादार लोग अपनी पार्टी और अपने कायद का वफादार है, और आज फिर अपने कायद को भी वतन वापस लेकर आ गए। ये सोचना होगा तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम पॉलिटिकल रहनुमाओं को, कि आप अपनी पार्टी, अपने कायद के साथ कितने सच्चे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।